नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो बिल्कुल हैरान कर देने वाली है कि कैसे एक मामूली सी व्यापार करने वाली कंपनी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी देखते ही देखते पूरे भारत की हुक्मरान बन बैठी। तो आज का हमारा बड़ा सवाल यही है, आखिर एक कारोबारी कंपनी एक पूरे के पूरे उपमहाद्वीप की मालिक कैसे बन गई? ये एक ऐसी कहानी है जिसमें महत्वाकांक्षा है, रणनीति है और ऐसे मोड़ हैं जिनकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। हम अपनी इस पड़ताल को 5 हिस्सों में देखेंगे, उनके आने से लेकर पूरे भारत पर उनके नियंत्रण तक। तो हमारी कहानी शुरू होती है 18वीं सदी के भारत से। ये वो दौर था जब भारत में एक बड़ा बदलाव आ रहा था। देखिए, ताकतवर मुगल सल्तनत की पकड़ कमजोर पड़ रही थी और इस खाली जगह को भरने के लिए एक नई शक्ति तैयार हो रही थी। ये टाइमलाइन हमें बिल्कुल सही जगह ले आती है। देखिए, कंपनी तो बनी 1600 में, पर असली खेल शुरू हुआ 1707 में, जब आखिरी ताकतवर मुगल बादशाह औरंगजेब की मौत हुई। उनकी मौत से ना एक तरह का पावर वैक्यूम बन गया और इसका नतीजा कई छोटे छोटे नए नए राज्य उभरने लगे। हाँ, तो एक बात समझना बहुत जरूरी है, अंग्रेज यहाँ अकेले नहीं थे। जैसा कि इस नक्शे में दिख रहा है, भारत उस वक्त एक ग्लोबल ट्रेडिंग हब था और यूरोप की कई ताकतें यहाँ अपनी किस्मत आजमाने के लिए लाइन में लगी थी। समझिए कि भारतीय बाजार ना एक सोने की खान जैसा था और हर कोई इसका सबसे बड़ा हिस्सा चाहता था। सबकी नजरें टिकी थीं भारत के लाजवाब कपड़ों पर, रेशम पर, मसालों पर। अब जब इतना कंपटीशन होगा तो मुनाफा कमाने का एक ही तरीका बचता है, अपने कॉम्पिटिटर्स को रास्ते से हटा दो। और इसी वजह से समंदर में भी और जमीन पर भी भयंकर लड़ाइयां शुरू हो गईं। और यही कंपनी का डीएनए था। वो एक मर्केंटाइल कंपनी थी जिसका सीधा साधा मतलब है व्यापार से मुनाफा कमाना। उनका फंडा एकदम क्लियर था, सस्ता खरीदो, महंगा बेचो और जो भी बीच में आए उसे किनारे कर दो। ये सब कुछ बस मुनाफे का खेल था और कुछ नहीं। और मुनाफे की यही भूख कंपनी को खींच कर ले आई बंगाल, जो उस समय भारत का सबसे अमीर प्रांत था। और यहीं पर व्यापार की दुनिया और सियासत की दुनिया के बीच एक जबरदस्त टकराव होने वाला था। यहीं से आप कह सकते हैं ट्रेड वॉर में तब्दील हो गया। इस पूरे टकराव की जड़ में था ये एक शब्द, फरमान। ये एक शाही हुक्म था मुगल बादशाह की तरफ से, जो कंपनी को बिना कोई टैक्स दिए व्यापार करने की छूट देता था। लेकिन दिक्कत ये थी कि कंपनी के अफसर इसी फरमान का इस्तेमाल अपने निजी व्यापार के लिए भी करने लगे थे, जिससे बंगाल के खजाने को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। अब इस स्लाइड पर जो लिखा है वो बहुत दिलचस्प है। ये हमें बंगाल के नवाबों का नजरिया दिखाता है। वो लोग साफ साफ देख पा रहे थे कि कंपनी कैसे उनकी अथॉरिटी को कम कर रही है, उनके लोगों को बहका रही है और उनकी जमीन को लूट रही है। ये जो कोटेशन है ना, ये उनके बढ़ते हुए गुस्से का जीता जागता सबूत है। और इस पूरे ड्रामे के सेंटर में थे ये दो लोग। एक तरफ बंगाल के नौजवान और तेज तर्रार नवाब सिराजुद्दौला और दूसरी तरफ चालाक और हद से ज्यादा महत्वाकांक्षी रॉबर्ट क्लाइव। इन दोनों की दुश्मनी हिंदुस्तान के इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। नतीजा 1757 की प्लासी की लड़ाई। लेकिन सुनिए, ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। इसे लड़ाई कहना भी शायद ठीक नहीं होगा। कंपनी की जीत की असली वजह थी एक साजिश, एक धोखा। सिराजुद्दौला का अपना ही सेनापति मीर जाफर क्लाइव से जा मिला था और उसकी फौज ने जंग के मैदान में हथियार ही नहीं उठाए। ये एक ऐसा धोखा था जिसने इतिहास बदल दिया। प्लासी की जीत ना एक टर्निंग पॉइंट थी। कंपनी को यह समझ आ गया कि असली ताकत सिर्फ व्यापार करने में नहीं है, असली ताकत तो सियासत पर कब्जा करने में है। और बस यहीं से उनकी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बदल गई। तो कंपनी ने कठपुतली नवाबों को गद्दी पर बिठाना शुरू कर दिया। पर इसमें भी एक पेंच था। भाई, कठपुतली नवाब को भी तो अपनी जनता के सामने अपनी थोड़ी इज्जत बचानी होती है ना। तो जब भी वो कंपनी की बेहिसाब मांगों पर सवाल उठाते, कंपनी उन्हें हटाकर किसी और को ले आती। ये एक ऐसा चक्कर बन गया था जिससे कंपनी तंग आ चुकी थी और इसी फ्रस्ट्रेशन से एक नया आइडिया निकला। और रॉबर्ट क्लाइव का ये एक वाक्य सब कुछ साफ कर देता है, हमें खुद नवाब बनना होगा। कठपुतली के खेल से तंग आकर क्लाइव ने तय कर लिया कि अब इन बिचौलियों का कोई काम नहीं, सत्ता सीधे कंपनी के हाथ में होनी चाहिए। और 1765 में उन्हें यह मौका मिल भी गया। मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल का दीवान बना दिया। अब दीवान बनने का मतलब क्या था? इसका मतलब था कि बंगाल का जितना भी टैक्स का पैसा था, यानी जो भी रेवेन्यू था, उस पर अब कंपनी का कंट्रोल था।
ये एक जबरदस्त गेम चेंजर था। सोचिए, अब उन्हें अपने व्यापार और अपनी फौज के खर्चे के लिए इंग्लैंड से सोना चांदी मंगाने की जरूरत ही नहीं थी। वो भारत के ही पैसे से भारत पर अपना राज फैला सकते थे। अच्छा, बंगाल पर कब्जा तो हो गया। इसके बाद कंपनी ने पूरे भारत में फैलने के लिए एक से बढ़कर एक शातिर राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक तरीके अपनाए। ये एक पूरी मशीनरी थी साम्राज्य बनाने की। इनका सबसे पहला और सबसे असरदार हथियार था सहायक संधि। ये एक बहुत ही चालाक जाल था। भारतीय राजाओं से कहा जाता कि आप अपनी फौज हटा दीजिए, हमारी फौज आपकी हिफाजत करेगी, बस आप उसका खर्चा दे दीजिए। और अगर कोई राजा पैसा नहीं दे पाता, जैसा कि अवध और हैदराबाद के साथ हुआ, तो उसके राज्य का एक बड़ा टुकड़ा कंपनी छीन लेती थी। इसके बाद आई लॉर्ड हेस्टिंग्स की सर्वोपरिता की नीति। अब तो कंपनी ने खुलेआम ये कहना शुरू कर दिया कि हम ही सबसे ऊपर हैं, हमारी सत्ता ही सर्वोच्च है। इसका सीधा मतलब ये था कि वो अपने फायदे के लिए किसी भी भारतीय राज्य को जब चाहें हड़प सकते थे। ये एक नया और बहुत ही आक्रामक दौर था। और फिर आखिर में आया लॉर्ड डलहौजी का व्यक्तिगत का सिद्धांत। ये शायद कंपनी की सबसे बदनाम पॉलिसी थी। इसके तहत एक अजीब सा नियम बनाया गया कि अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं है तो उसकी रियासत सीधे सीधे कंपनी के राज में मिला ली जाएगी। और इसी नियम का बहाना बनाकर सतारा, नागपुर और झांसी जैसी कई रियासतें हड़प ली गईं। तो इन सारी नीतियों, लड़ाइयों और संधियों का आखिरी नतीजा क्या निकला? चलिए अब देखते हैं कि सिर्फ 100 साल के अंदर अंदर भारत का नक्शा कैसे पूरी तरह बदल गया। और ये स्लाइड हजारों शब्दों के बराबर है। जरा बाईं तरफ 1797 का नक्शा देखिए। ब्रिटिश कंट्रोल सिर्फ कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास जैसे कुछ तटीय इलाकों तक ही है। अब दाईं ओर 1857 के नक्शे को देखिए। सिर्फ 60 साल में ये लाल रंग लगभग पूरे भारत पर फैल चुका है। ये जो बदलाव है ना, ये जबरदस्त है। कंपनी एक छोटी सी कारोबारी ताकत से बढ़कर एक विशाल महाद्वीपीय साम्राज्य बन चुकी थी। और ये आंकड़े कब्जे की पूरी कहानी कहते हैं। 1857 के गदर के वक्त तक कंपनी का भारत के लगभग 63% हिस्से पर और 78% आबादी पर सीधा या फिर घुमा फिराकर राज था। सोचिए जरा। तो हम आखिर में इस सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या ये सब एक सोची समझी मास्टर प्लान के तहत की गई फतह थी, या ये बस एक लालची कंपनी थी जो एक के बाद एक मौके का फायदा उठाती चली गई और साम्राज्य अपने आप बनता चला गया? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर इतिहासकार आज भी बहस करते हैं, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे छोटे छोटे फैसले आगे चलकर एक पूरे साम्राज्य की नींव रख सकते हैं।